सत्ता का संघर्ष लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां और आखिरी चरण आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है। आखिरी 57 सीटों पर कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अभिनेता रवि किशन, कंगना रनौत, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, सांसद मीसा भारती, मनीष तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार और गायक अभिनेता पवन सिंह के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की किस्मत आज दांव पर लग रही है। ईवीएम में कैद हो रही है। इन तमाम लोगों की संसदीय क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। 543 संसदीय क्षेत्रों में जो सबसे हाई प्रोफाइल या हॉट सीट कहें, उस सीट पर भी आज आखिरी दौर में वोटिंग हो रही है। यहां हम बात वाराणसी की कर रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार अपनी भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। पहली बार 2014 में चुनाव लड़े थे और यहां से जीते और पहली बार प्रधानमंत्री बने। 2019 में एक बार फिर वाराणसी से ही नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब तीसरी बार एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव मैदान में है नरेंद्र मोदी और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बीजेपी और एनडीए का दावा है कि तीसरी बार वाराणसी से जीतेंगे और एक बार फिर से वहां देश के कमान संभालेंगे बतौर प्रधानमंत्री। सुबह से ही लगातार वोटिंग का दौर भी जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर हर एक खबर, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया और अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की किस्मत भी इसी दौर में दांव पर लगी है और ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह जाकर अपने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपील की। भारत एक्सप्रेस भी लगातार यह अपील कर रहा है कि आज आखिरी दौर में जिन 57 सीटों पर मतदान हो रहा है और इन कंस्टिट्यूएंसीज में आप वोटर हैं, तो आप पहचान पत्र लेकर अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी भागीदार बने। जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ बिलासपुर गए, वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर इस दौर में मतदान हो रहा है और इसी के साथ हम आपको बता दें कि जिन 57 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड के 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं और लालू प्रसाद यादव मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। आशुतोष। बेशक आनंद जी, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं बिहार वेटनरी कॉलेज का मतदान केंद्र है, जहां लालू प्रसाद यादव मतदान करने पहुंच गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा और लालू प्रसाद यादव मतदान करने पहुंचे। आप देखिए लालू प्रसाद यादव जो है, सीधी तस्वीर भारत एक्सप्रेस पे आप देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव धीरे धीरे मतदान केंद्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि किस तरह से यादव धीरे धीरे मतदान केंद्र पर और साथ में रोहिणी आचार्य है। लालू प्रसाद यादव के साथ रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, ये तीनों मतदान करने पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे आनंद जी देख सकते हैं और ये पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मॉडल मतदान केंद्र है, जहां लालू प्रसाद यादव सहित तमाम लोग हैं। आप देख सकते हैं लालू जी, हम कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता। जी आशुतोष। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरों में आनंद जी देखिए मतदान केंद्र पर साथ में राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य, ये तीनों लोग पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के वेटनरी कॉलेज के मतदान केंद्र से, जहां पर लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने परिवार के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी पत्नी और बेटी रोहिणी आचार्य जो सारण से आरजेडी के उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ, और वो वोट देने के लिए पटना के वेटनरी कॉलेज के मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। अस्वस्थ हैं लालू और धीरे धीरे अपने मतदान केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। उनके चाहने वाले लोग भी हैं, मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद हैं। आशुतोष हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम आपको बता दें कि जिन 8 सीटों पर बिहार में चुनाव है उनमें पटना साहिब और पाटलिपुत्रा भी है, जहां से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से मीसा चुनाव लड़ रही हैं। आशुतोष, सीधी तस्वीर देखिए, राबड़ी देवी किस तरह से मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं, और जिस तरह से आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मियों का जमावड़ा है, और ये तमाम लोग अंदर दाखिल हैं। मुझे लगता है बाहर निकलने के बाद लालू प्रसाद यादव मीडिया से रूबरू हो गए। आनंद जी, ये तस्वीरें सीधे बिहार के वेटनरी कॉलेज से है। जी आशुतोष, पटना की दोनों सीटों पर चुनाव हो रहा है, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में वेटनरी कॉलेज है और वहां पर मतदान के लिए पहुंचे हैं लालू यादव। एक बार प्रश्न दोहराए आनंद जी। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में ये वेटनरी कॉलेज का बूथ आता है। एक बार आनंद जी प्रश्न दोहराए। ये पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में वोटर हैं लालू प्रसाद यादव। ये पटना साहिब का नज़ारा है और ये वेटनरी कॉलेज का कम्युनिटी हॉल है। हालांकि इस बार मॉडल को बूथ के रूप में ये परिवर्तित कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, एक बार फिर से मैं अंदर की स्थिति दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव वोट कर रहे हैं, और साथ में रोहिणी आचार्य। ये अंदर का नज़ारा, एक्सक्लूसिव तस्वीर आनंद जी देखिए कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव मतदान कर रहे हैं, पर्ची लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये साथ में रोहिणी आचार्य। तो लालू प्रसाद यादव के फैमिली का 3 सदस्य अंदर दाखिल हैं, और साथ में आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया हो रही है, किस तरह से वोटिंग के लिए राबड़ी देवी पर्ची ले रही हैं, साथ में रोहिणी आचार्य हैं, और लालू प्रसाद यादव पीछे एक तरह से गार्जियन के तौर पे खड़े हैं लाइन में। बहुत ही शांत स्वभाव से आज लालू प्रसाद यादव को देखा जा सकता है। हालांकि अंदर दाखिल होने के पहले उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन बाहर निकलने के बाद बात करेंगे। तो ये स्थिति आनंद जी पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र का है, और ये सीधी तस्वीर से हम मतदान केंद्र के अंदर से दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिसकर्मियों की कोशिश हो रही है कि हम लोग बाहर निकले, और ये लालू प्रसाद यादव आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने भारत एक्सप्रेस पर सीधा देखी, किस तरह के हालात बने हुए। आनंद जी, बिल्कुल आशुतोष, हमारे संवाददाता इस वक्त वेटनरी कॉलेज के बूथ पर हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के साथ वोट के लिए पहुंचे हुए हैं। जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, पर्ची लेकर अपने नाम पर टिक लगवाते हुए, और फिर अपनी उंगली पर स्याही का निशान लगवाकर और ईवीएम में बटन दबाएंगे। ये पटना साहिब संसदीय क्षेत्र है, और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से अंशुल अभिजीत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। कांग्रेस की ये सीट है, कांग्रेस को ये सीट मिली है चुनाव में गठबंधन में, और अंशुल अभिजीत जो कि मीरा कुमार के बेटे हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार चुनावी राजनीति में कदम उन्होंने रखा है, और उनके सामने रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। 2019 में रविशंकर प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते थे, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद, और अपने गठबंधन के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के लिए उन्होंने प्रचार भी किया था लालू प्रसाद यादव ने, और आज अपने परिवार के साथ इस बूथ पर हैं वेटनरी कॉलेज। यहीं पर लालू प्रसाद यादव इसी वेटनरी कॉलेज के कैंपस में रहा करते थे अपने छात्र जीवन के दौरान, जब पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे और छात्र हुआ करते थे, और यहीं से 1974 के आंदोलन और फिर पहली बार सांसद बने थे 1977 में। लालू प्रसाद यादव छपरा से, उस समय छपरा संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, और आज वोट करने के लिए इस बूथ पर एक बार फिर से आए हैं। तो आखिरी दौर का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है।
आखिरी दौर में 8 राज्यों, जिनमें 7 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, और वहां की 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है सुबह 7 बजे से, और आज मतदान संपन्न हो जाएगा। 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे और साफ हो जाएगा 4 तारीख को कि किसके दावे में कितना दम है। लेकिन 6 दौर के बाद अब आखिरी दौर, 7वां दौर, प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूएंसी भी है इसी दौर में शामिल है। बिहार की 8 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, नालंदा और जहानाबाद। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। तो इन तमाम सीटों के बारे में और क्या आखिरी दौर में किस तरह की वोटिंग हो रही है और यहां से क्या संदेश 4 तारीख के लिए निकल कर जाएगा, आज चर्चा इसी पर। हमारे साथ रविंद्र त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और लगातार हर दौर में हम इनके साथ एनालिसिस करते हैं, आकलन करते हैं। और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही रूबी यादव, भारतीय जनता पार्टी की नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं, उस बूथ पर हैं जहां पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य वोट करने के लिए पहुंची हुई हैं। अभी वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। रविंद्र जी, शुरुआत आपसे। आखिरी दौर, आखिरी रण, अंत भला तो सब भला। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और 7 चरण आज पूरा होने वाला है और ये भारतीय लोकतंत्र गणतंत्र जो 1952 में पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। और छिटपुट हिंसात्मक घटनाओं और कुछ विवादास्पद घटनाओं के बावजूद, या उसको दरकिनार कर दें तो ये चुनाव लगभग ठीक ठाक रहा है, शांतिपूर्ण रहा है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। और ये भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय चुनावी लोकतंत्र की, भारतीय मतदाताओं की और भारत के राजनीतिक दलों की भी मैं मानता हूँ, उनकी भी भूमिका है। ये बहुत बड़ी जीत है और ये हम उस दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जब 4-5 दिनों के बाद केंद्र में नई सरकार आएगी, नया मैंडेट मिलेगा, जनता नया जनादेश देगी नेताओं को, कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन अगले 5 साल देश चलाएगा। तो इस हिसाब से ये बहुत ही, आज का दिन जो है एक बड़ी ऐसा दिवस है जब इसके बाद जो हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि चुनाव परिणाम क्या होने वाले हैं जो 4 तारीख को होंगे। बिल्कुल। और रूबी, सिक्योरिटी वाले लोग जो हैं वो इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के आप तस्वीरों में साथ शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। और सिक्योरिटी जो पर्सनल है, आप तस्वीरों में देखिएगा, आप गाड़ी तक पहुंचने वाले हैं लालू जी, और एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए आनंद जी, सीधी तस्वीर पटना के वेटनरी कॉलेज से। आमतौर पे लालू प्रसाद यादव जरूर बोलते हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से स्थितियां बदली है। लालू प्रसाद यादव अपने सीट पर बैठ गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि लालू जी वोट कास्ट करके अब अपने घर के लिए निकल रहे हैं। हालांकि अभी भी रोहिणी आचार्य और राबड़ी देवी अभी नहीं आई हैं, लालू जी इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से सीधी तस्वीर। गाड़ी का शीशा लॉक कर दिया गया है, यानी लालू जी बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं गर्मी से हालात बेहाल है। हम एक बार फिर तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से रोहिणी आचार्य और राबड़ी देवी भी लालू यादव के पास आ रही है वोट कास्ट करके। ये सीधी तस्वीर पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से। हालांकि ये दोनों भी बोलने को तैयार नहीं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग, और वोटिंग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। लालू प्रसाद यादव पटना के वेटनरी कॉलेज में अपना मतदान करके वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। राबड़ी देवी और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो सारण से चुनाव भी उन्होंने लड़ा है इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ, आरजेडी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। और पत्रकार वहां पर हैं और उम्मीद ये की जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव मीडिया से ज़रूर कुछ बोलेंगे, वोट देने के बाद अपील भी करेंगे। लेकिन आमतौर पर मीडिया को कभी निराश लालू यादव नहीं करते हैं, और आज वो पहुँचे, उन्होंने अपना मतदान किया और फिर सीधे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। और अब गाड़ी में बैठने के बाद शायद ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मीडिया से बात करेंगे और कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कोई अपनी बात कहेंगे चुनाव को लेकर। हाँ मैम, इस बार आपकी सरकार बन रही है ना? सरकार तो बन रही है मैडम।
और गाड़ी से सीधे निकल गए वहाँ से बिना कुछ बोले। आमतौर पर लालू प्रसाद यादव मीडिया को निराश नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत ही शांत मुद्रा में आए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, पत्नी राबड़ी देवी जो कि पूर्व सीएम हैं और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ, और फिर वहाँ से निकल गए। अभी आखिरी दौर की हम चर्चा भी कर रहे थे और रविंद्र जी ने चर्चा की शुरुआत की। अखिल चौधरी जी, बहुत मजबूती के साथ आप लोगों ने भी चुनाव लड़ा। अब आखिरी रण, हालांकि अगर इस रण की बात करें, इस दौर की बात करें तो उतना मजबूत 2019 के चुनाव में आपका गठबंधन या आपकी पार्टी नहीं दिखाई दी थी। इस बार इस रण की अगर हम बात करें, इस चरण की हम बात करें, तो कितनी उम्मीद और पूरे 7 चरणों को लेकर कितनी उम्मीद है? देखिए, ये चुनाव 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, सभी दलों ने ये चुनाव सच्चाई के साथ में लड़ा है और हम मजबूती से उभरे हैं। प्रथम चरण के बाद में जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते रहे, हमारा जो कैंपेन था, हमारा जो प्रचार था और लोग हमको पसंद जैसे कर रहे थे, वो ज्यादा बढ़ते ही गए। और आप देखेंगे कि हम लोग 4 तारीख को इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को जनता जनादेश देगी। और आपने बात करी इस वाले सर, चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे, इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं, कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। धन्यवाद। अखिल चौधरी जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी। तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि जैसे हमने सच्चाई के साथ चुनाव लड़ा और बड़ी मजबूती के साथ में हमने प्रचार किया, हमने किसी भी तरह की ओछी राजनीति में तो हिस्सा लिया नहीं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन हमने सीधा संवाद हमारे नागरिकों से किया और हमने उनको देश की स्थिति से अवगत कराने की कोशिश करी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे संवैधानिक संस्थाओं के लिए खतरा बनकर उभरी हुई है और कैसे उनको वोट देना हमारे संविधान के खिलाफ में काम हो रहा है और हमारे जो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का जो आरक्षण है वो खाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव करने के बारे में उनके नेता तमाम तरह के बयानबाजी करते रहते थे। तो ये बहुत अच्छी तरह से संवाद हुआ और ये जो हमारा मैसेज था वो आम नागरिकों तक गया और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन के और दल हो, हमारे को समर्थन अपार तरीके से मिल रहा है। जनता हमारे साथ में है। 4 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा।
जी। हमने अभी एग्जिट पोल्स में भी, क्योंकि हम लोग ज्यादा जल्दी में नहीं है, आज 1 तारीख है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आ रहा है तो ये एग्जिट पोल्स में हम अंदेशा लगाएं और तू मैं का हिस्सा बने, तो कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो एग्जिट पोल की डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि जो जनादेश जनता ने दिया है वो अभी ईवीएम मशीन्स के अंदर कैद है, वो 4 तारीख को आ जाएगा। तो 2 दिन तो की वो तो जल्दबाजी नतीजे हम नहीं लोग होते, एक रखेंगे। अनुमान होता है, और उस अनुमान को लेकर आप भी कि उस अनुमान से आप कितना उसके करीब देखिए, है या अनुमान नहीं, लगाने तो वो की अभी कोई खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 2 दिन का है, मंच से 2 जो दिन हम दावे वेस्ट किए नहीं जा कर रहे हैं सकते। वो भी तो वो दावे कि हम 400 से ज्यादा प्रधानमंत्री वो नहीं बनने जा रहे हैं, वो 400 सीटों पर हारने वाले हैं, तो ये सब भी तो अनुमान के आधार पर ही तो होता है ना। अभी तो ईवीएम खुले नहीं हैं, लेकिन दावे आप अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दावे तो कर रहे हैं। तो उसी बात अनुमान ये है का कि हाँ हम लोग एक सब्र भी रख सकते हैं। हम मीडिया की तो एक प्रेशर रहता है टीआरपी का, ये सब नहीं, हमारे टीआरपी नहीं, एक नेता, अनुमान हमारे है। चूंकि मीडिया भी पूरे चुनाव में आप लोग भी घूमते रहते हैं हर क्षेत्र में, तो मीडिया भी कवर करने जाती है, तो वो अपना एक अनुमान लेकर आती है कि ये हो सकता है। कहीं उस पर दावा तो नहीं यही मैं किया आपको बता जाता रहा हूं, सर। उसकी क्यों आप ये हम देखिए, क्यों कह आनंद रहे जी, हैं कि फला को इतनी आनंद जी, सीटें, तो आनंद उसका जी, आधार आप बता सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं आप आनंद लोग। जी, आनंद जी, जी एक लोकसभा की सीट पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग 20 लाख के आसपास मतदाता होते हैं। आप ये देखिए, आपके एग्जिट पोल्स में किस तरह के तो क्या सर्वेज होते हैं, तो अब कितने लोगों से वो बातचीत कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है, जब हमने इलेक्शन करा लिया है, एक एक व्यक्ति, हमारा जो नागरिक वोट देकर आया है, उसका वोट काउंट होगा, वो 4 तारीख को मिलेगा। आज 1 जून है, 4 जून में मात्र 2-3 दिन है, तो हम लोग वेट कर सकते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता लगभग 2-2.5 महीनों से घूम रहे थे, तमाम तरह के लोगों से बात कर रहे थे, अलग अलग देश के कोनों में थे, तो उनको अपना खेत संभालने दीजिए, उनको अपने काम धंधे भी ठीक है, संभालने दीजिए, अपने ठीक है, परिवार से भी बात ठीक है। करने चलिए, दीजिए। अब ये आपका फैसला है। रूबी यादव बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं, और जब ये आप बोल रहे थे तो वो मुस्कुरा रही थी। रूबी जी, आप लोगों को पक्का यकीन है 400 पार का, कि या कुछ नीचे आ रही हैं आप लोग? कि हमने कहा 2014 में 272, उससे ऊपर गए। हमने कहा 300, जब 2000 अगर हम 19 की बात करें तो 300 प्लस आए, और अब जब 400 पार कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता ने ये ठान लिया है कि जब भारत एक प्रगति की राह पर चल पड़ा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो क्यों ना भारत को एक विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, जिसके अंदर सुख समृद्धि हो, सभी के लिए सबका विकास हो, सभी का साथ हो, सभी को साथ लेकर चलने की बात हो, तो ऐसे भारत के निर्माण में अपना योगदान क्यों ना करें। और जहां तक एक महिला हूं मैं, महिलाओं की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में आप देखिए कि हर तरफ महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए हैं। बंगाल की बात करें तो महिलाओं ने 84%, अब तक सर्वाधिक वोट महिलाओं ने 84% वोट किए हैं। तो महिला जो है वो मोदी जी के लिए घर से बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो देश के अंदर अगर किसी का ध्यान रखा गया है तो वो महिलाओं का ध्यान रखा गया है, बेटियों का ध्यान रखा गया है, देश के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विकास किया गया है। तो जब महिलाओं की बात करें तो माता के गर्भ से जो एक बेटी का जीवन शुरू होता है, तो वहां से उसकी चिंता की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी के आने से पहले जो भी सरकारें थी, क्या कभी किसी ने सोचा कि हमें कि एक बच्ची खेतों में जाती है शौच के लिए, क्या उसको एक शौचालय की घर के अंदर जरूरत है? क्या कभी किसी ने सोचा कि माता की आंखें जो खराब हो रही हैं, चश्मे लग रहे हैं, आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स के अंदर जो धुआं जा रहा है, उज्ज्वला योजना दी, तो ऐसी तमाम योजनाएं देश भर के अंदर लागू की गई हैं, जिसके बलबूते पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देश को विकसित करने का काम किया है। और हमारे पास जो है अगले 25 वर्षों का एजेंडा हम लेके चल रहे हैं, अगले 1000 वर्षों का जो भारत का विजन है उसको लेके चल रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, कई आम और खास लोगों ने अभी तक अपना वोट डाल भी दिया है, और जो लोग इन संसदीय क्षेत्रों के वोटर्स हैं और अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, उनसे अपील है कि वो अपने अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना पहचान पत्र लेकर निकलिए, और आखिरी चरण है, और आखिरी चरण के आपके 57 संसदीय क्षेत्र हैं। अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव का ये आखिरी दौर है, और आखिरी दौर के बाद 4 तारीख का इंतजार होगा, लेकिन आज वोटिंग जब खत्म होगी उसके बाद एग्जिट पोल भी होगा, और भारत एक्सप्रेस भी सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ आज शाम 6 बजे से लगातार एग्जिट पोल ये अनुमान बताएगा कि जो चुनाव 7 चरणों के हुए हैं
उस चुनाव में किसकी बढ़त हो सकती है, हाँ, और क्यों हो सकती है, इन तमाम पॉइंट्स के साथ हम भी जुड़ेंगे। और यह तस्वीर देखिए पंजाब की सभी 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इन सभी 13 सीटों पर जो मतदान हो रहा है वहां पर हर बूथ पर काफी उत्साह के साथ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की विधानसभा में बड़ी जीत हुई थी और उस जीत के बाद आम आदमी पार्टी इतनी उत्साहित कि इंडिया गठबंधन तो देश के बाकी हिस्सों में आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा रही, दिल्ली में उसका हिस्सा रही। भगवंत मान मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने यह फैसला किया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं लेकिन कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता नहीं होगा। हम सभी 13 सीटों पर लड़ेंगे। सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। और उधर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी सभी सीटों पर लड़ रहे हैं। तो चौतरफा मुकाबला। और ये तस्वीर हिमाचल की, जहां की सभी 4 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। 2 तस्वीरें हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की और पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इन तस्वीरों के जरिए ये एक तरह से अपील भी होती है कि आप भी निकलिए वोट करने के लिए और आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आखिरी दौर, अमृतांशु राय जी, आखिरी दौर, आखिरी रण। और अभी हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे रविंद्र जी के साथ कि अब अंत भला तो सब भला। पूरा 6 चरण और ये 7वां चरण जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ और अब फिर 4 तारीख का इंतजार होगा। क्या एनालिसिस आप कर रहे हैं? 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा आनंद जी। सबसे पहले तो आपने एक तस्वीर दिखाई जिसमें कि लालू जी वैसे तो बोलते रहते हैं, मीडिया के साथ रूबरू बराबर होते हैं, कोई हिचकते नहीं हैं, लेकिन अब फिलहाल के लिए वो आज नहीं बोले। उसका कारण क्या है, उसमें जाए बगैर एक बात जानना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री बिहार के दौरे के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई नेता बिहार के जमानत पर हैं और उनका क्लॉक जो है वो चालू है और जैसे ही ये सारा कुछ निपटता है एक एक करके सारे लोग जेल जाना शुरू करेंगे। शुरुआत उसकी होगी कल से, जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वापस जेल जाएंगे। पहली बात। एक दूसरी बात कि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि अखिल चौधरी जी ने कहा कि वो जो है मतलब आज के सुबह के कार्यक्रम में आपके साथ शामिल होंगे और ज्ञान बांचेंगे, लेकिन शाम के कार्यक्रम में ये छुट्टी मनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहती है, छुट्टी वाले कल्चर में बिलीव करती है। तो मीडिया के लिए ये जरूरी है समझना कि कांग्रेस के का जब मन करेगा तब वो आएंगे, मीडिया की जो जरूरतें हैं वो जाए चूल्हे भाड़ में। और एग्जिट पोल में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जाएगा, कोई प्रवक्ता नहीं होगा। दूसरी बात, ये तो एकदम ही तर्कसंगत नहीं है। तीसरी बात कि अभी जो आने वाले एग्जिट पोल हैं और जो माहौल बन रहा है उसमें हर समय की तरह हर एक प्लेटफॉर्म पे एक बहुत मजबूती के तौर पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। और मुझे ये बिल्कुल ही तार्किक नहीं लगता कि एक ऐसे समय में जब पूरा देश जुटा होगा टीवी पे, एक पार्टी अपने आप को मौन व्रत पे रख ले। जी, अब इसका जवाब अखिल जी जरूर देंगे। अखिल जी, दो बातें इन्होंने, आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे को लगा कि कोई पार्टी की तरफ से आए, मैंने बाद में नाम देखा वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहली बात, मैंने आपको बताया कि हम लोग एग्जिट पोल्स का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और आप जहां पे बुलाते हैं हमें तो खुशी होती है कि हमारे को अपनी बात रखने का जनता के सामने मौका मिलता है। कांग्रेस पार्टी कोई मीडिया के टीआरपी बढ़ाने का काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का कार्य जनता के हित में जो बातचीत हो सकते, जनता को अपनी सच्चाई से, देश की सच्चाई से अवगत कराने का रहता है। दूसरी बात, इन्होंने कही कि बिहार में मोदी जी धमकी देकर गए हैं।
तो धमकियां तो देनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर धमकी दी है, आपको पता है कि आज के दिन इलेक्शन चल रहे हैं, आज के दिन प्रचार थम गया है, तो लालू प्रसाद ने अगर कोई बात नहीं बोली है मीडिया के सामने, क्योंकि वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए बात नहीं बोल रहे हैं अपनी, क्योंकि प्रचार करना आज अलाउ एक अपील किया जाता है, अपील करते हैं लोग, बात कर जी ये दिखाना चाहते हैं कि वो डर गए। मेरे ख्याल से जो नेतृत्व लालू प्रसाद ने दिखाया है देश की जनता को इतने लंबे अपने राजनीतिक अनुभव में, वो तो हम एग्जाम्पलरी है, और सब लोग हम लोग उनको उस दृष्टि से देखते हैं कि बहुत अच्छा काम इन्होंने करा। ठीक है। अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डर गए या ये सब चीज, ये ठीक बात नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि बीच के चुनाव में पीओके भी एक मुद्दा रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद के अंदर या संसद के बाहर या इस चुनाव के दौरान लगातार ये कहती रही कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, और इसके जवाब में चुनाव के दौरान पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है, इस तरह के भी बयान आए, पलटवार किया गया, ये बताया गया। अब पाकिस्तान चुनाव के आखिरी चरण के ठीक पहले ये कबूलनामा पेश कर रहा है कि पीओके हमारा नहीं है, विदेशी जमीन है। अखिल जी, ऑफ कोर्स पीओके पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन ही है, क्योंकि वो भारत का एक अभिन्न अंग है। और जब हमने कहा कि पाकिस्तान के पास में एटम बॉम्ब है, वो भी एक सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने परमाणु परीक्षण करे थे, और हम लोग ये मानकर लेकिन वो नहीं कह रहे हैं, वो इस तरह की बातों को कभी नहीं कहे, लेकिन मणिशंकर अय्यर को या ऐसे लोगों को कहने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये भारत को या भारत की सरकार को डराने और धमकाने की एक कोशिश है? डराने धमकाने की बात नहीं है। हम लोग जब इंटरनेशनल अफेयर से डील करते हैं, जब डिप्लोमेटिक होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच साझे करते हैं लोगों के साथ में, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। इस पे कुछ भी हवा में बात नहीं हो सकती, और हम लोग जब बात करते हैं तो सोच समझकर बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये सिद्धांत ही रहा है कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे जब भी कोई अपने विचार रखती है तो बहुत सोच समझकर करती है, और देश के उस पे क्या फर्क पड़ेगा और इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ध्यान में रखती है। हम लोग कोई तो कांग्रेस तो क्या पाकिस्तान चूड़ियां नहीं पहनी है? 71 की लड़ाई में तो ये साफ ही हो गया। मैं तो ये चूड़ी को ये कहने की क्या जरूरत? पाकिस्तान को तो हम हर बार धूल चटाते रहे हैं ना सर। नहीं मानता, मैं चूड़ियों को कमजोरी नहीं मानता। मेरी माँ चूड़ियां पहनती है और मैं मेरी माँ को कोई कमजोर औरत की दृष्टि से नहीं देखता। ये तो एक हाँ, तो यही कि मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है, यही कहना चाह रहे हैं लोग। मैं मजबूती, पाकिस्तान की मजबूती के ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में हम बात करते हैं। हम चाइना के साथ में हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान के साथ में चल रहा है। चाइना ने हमारे जो पेट्रोलिंग स्टेशंस हैं उनके ऊपर जो कब्जा करा हुआ है, वो चीजें हमारे सामने आई। प्रधानमंत्री उस चीज पे बिल्कुल तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के जब बयान दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत में पाकिस्तान को लेकर भी लोग उनके समर्थन में भी खड़े होते हैं, और जब कांग्रेस से जुड़ा कोई ये बयान देता है तो वहां पर कांग्रेस पर सवाल उठने नहीं चाहिए? हम किसी भी चीज पे गंभीरता पूर्वक बात करें। ये कौन सी गंभीरता है सर? यही तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये कौन सी गंभीरता है? ये तो सब जानते हैं। अगर भारत कुछ फैसला लेता है तो उसको भी ये पता है। और आपको ये भी कि जब ब्रेजनेव ने साझा उड़ान की बात कही थी, या उस समय जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे और मोरारजी देसाई से पूछा गया था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वो बना रहा है, तो मोरारजी देसाई ने कहा था कि हम उसके परमाणु सेंटर को उड़ा देंगे। तो ये बातें भारत की तरफ से कही जाती रही, आपके दौर में भी कही जाती रही है, आज भी कही जाती रही है। लेकिन अब आप विपक्ष में हैं तो आपका नेता ये कहे कि पाकिस्तान चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उसके पास एटम बॉम्ब है। ये बात पुरानी बात है। ये चुनाव के दौरान पहली बात तो ये बात कही नहीं गई है। एक 2-3 साल पुराने एक इंटरव्यू का एक हिस्सा थी, जब ये बात संज्ञान में आई हमारे, और प्रधानमंत्री ने जब वो कमजोर पड़ रहे थे कैंपेनिंग में, तब ये बात कही, तो हमने इसको खंडन भी करा था इनकी बात को कि
ये बातचीत नहीं होनी चाहिए इस तरह की। ठीक है। लेकिन ये एक बात तो ये पुरानी बात थी, प्रधानमंत्री ठीक है, अभी लेकिन नहीं हो पुरानी हो, लेकिन चुनाव के दौरान निकली है और इस पर जरूर चुनाव के दौरान तो वो लेकर आए हैं। ठीक है। बात तो पुरानी थी, इंटरव्यू तो अभी का नहीं था, इंटरव्यू तो बहुत पुराना 2 साल पुराना बात तो इंटरव्यू बताने है। दीजिए। तो हमने तो चुनाव के दौरान इस तरह की बातचीत नहीं करी। वोटिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मतदान की अपील की है। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान पर सभी मतदाताओं से अभूतपूर्व मतदान करने की अपील करता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए पुनः एक सशक्त सरकार चुनना आवश्यक है। एक ऐसी सरकार बनाएं जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हर देशवासी में आत्मविश्वास जागृत किया हो। आइए विकसित भारत के लिए पूरे उत्साह से मतदान करें और अन्य लोगों को प्रेरित करें। और हमीरपुर से उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अखिलेश यादव के कमेंट पे क्या कहना है आपका? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 300 पार तो छोड़ दीजिए, 145 पे ही निपट जाएगा बीजेपी। चलिए 3 दिन दूर नहीं है। जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे, फिर दोनों अलग हुए। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। प्रधानमंत्री के मौन व्रत पे जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में चली गई है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जब आपके पास कोई और मुद्दा नहीं बचता और आप जनता को फेस नहीं कर पा रहे और आपको समर्थन नहीं मिल रहा। अनुराग ठाकुर ने मतदान के बाद अपील भी की और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। हिमाचल प्रदेश के अपने बूथ पर बिलासपुर में गए अपने परिवार के साथ और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 57 सीटों पर जो आखिरी चरण में वोट डाले जा रहे हैं उसमें हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोरखपुर में भी 7वें और आखिरी चरण में मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रवि किशन यहां पर चुनाव मैदान में है, जिनके खिलाफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद चुनाव मैदान में है। और इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जहां पर चुनाव हो रहा है वहां 2 जगहों पर ईवीएम के खराब होने की शिकायत आई है। फुलवारी शरीफ में 2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब है। बूथ संख्या 114 खानकाह और बूथ संख्या 39 ताजनगर में ईवीएम खराब है। भारत एक्सप्रेस की तरफ से ये हम सूचना चुनाव आयोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र बिहार की, जहां पर 2 बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम खराब हो गई है और इसकी शिकायत आई है। और बूथ संख्या 114 खानकाह और बूथ संख्या 39 जो ताजनगर है वहां पर ईवीएम खराब है और इसकी वजह से मतदान अभी बाधित है और चुनाव आयोग के पास इसकी जानकारी भी गई है। भारत एक्सप्रेस भी अपनी जानकारी पहुंचा रहा है। पटना साहिब में भी चुनाव हो रहा है और पटना साहिब से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और अपने वोट डाले हैं। और इस बीच हम आपको लिए चल रहे हैं सबसे हॉट सीट है वाराणसी। 543 सीटों की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ लगातार तीसरी बार अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से मैदान में हैं और देवनाथ हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अजय राय मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं, वोट डालने के लिए लाइन में लगे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अजय राय की। कांग्रेस के यूपी में कमान उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहां उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस के अजय राय, जिन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन हासिल है, यहां पर उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, आप मतदान केंद्र पर हैं, अजय राय यहां पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह के जानकारी, तस्वीरें और उत्साह आप देख पा रहे हैं वाराणसी में?
जी बिल्कुल, अभी बूथ नंबर 75 पर अजय राय जो है लाइन में खड़े हैं, वो वोट देंगे और वोट देने से पहले उन्होंने भारत एक्सप्रेस से बात की थी। और देखिए, बनारस का जो चुनाव है, अजय राय और प्रधानमंत्री मोदी, दो लोगों के बीच कड़ी टक्कर है, मुकाबला इन्हीं दो लोगों के बीच है। और अब अजय राय भी थोड़ी देर में यहाँ से वोट डाल देंगे और मैं आप बात कराऊंगा, कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, क्योंकि यहाँ पर वो लाइन में लगे हैं और लाइन में जैसे ही लाइन से बाहर आते हैं, वोट देने के बाद जैसे ही बाहर आएंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर जो बड़ा इशू है उसको लेकर के वो बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, संविधान के बचाने की बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि बनारस के लाल हैं, इसलिए वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और यहाँ आने से पहले उन्होंने पूजा पाठ किया था, दर्शन किया था मंदिर में और अपनी जीत का आशीर्वाद लिया था। और उसके अलावा इनकी बेटी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा कि उनका वोट जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है और इस देश को आगे ले जाने के लिए है। इस बार जो है ये सारी चीज़ें, और देखिए अब किस तरीके से लाइन में लग करके अजय राय को वोट देना है। और यहाँ पर चूंकि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो वोट का अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और बनारस की बात करें तो सुबह से ही मतदाता अपने घरों से निकलने लगे हैं और वोट कर रहे हैं और वोट के बाद जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ पर जो वोट कर रहे हैं उनके मुद्दे भी बहुत क्लियर हैं। वोट देने के बाद वो सीधे सीधे बता भी देते हैं। वोट देने के बाद जब आएंगे तो एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। इस बीच हम लोग 7वें चरण के लिए चुनाव का जो प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग चल रही है, उसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रूबी यादव बीजेपी के नेता हैं। आरोप बहुत लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से भी, और ये भी कहा जा रहा है कि 400 पार का जो नारा है वो 400 पार का नहीं है, 400 हार का है। अब 7वें चरण में आप इसको कहां देख पा रही हैं? कई मुद्दे उठाए, एम फैक्टर पहले होता था एम वाई करके, लेकिन अब एम फैक्टर से कई सारे शब्द निकल कर आ रहे हैं इस चुनाव के दौरान, शब्दकोश भी उससे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करें तो देश के अंदर जो भी बात अगर कांग्रेस कह रही है या इंडी गठबंधन की कोई भी व्यक्ति आकर अगर मीडिया के सामने कह रहा है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये पूरे जितना भी इनका गठबंधन है, कोई भी पार्टी से आके कहे तो वो सभी की बात है। तो इसका मतलब कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के अंदर जो इनकी बौखलाहट है वो मीडिया पे साफ नजर आ रही है। इसीलिए एक वरिष्ठ पत्रकार पर आरोप लगाकर ये तंज कसते हैं कि हमें ऐसे लगा कि ये शायद भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे बहुत सम्माननीय है अखिल भाई, मैं यही बस फिर आपको कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपकी बौखलाहट अब नजर आ रही है ना, इसी तरह से पाकिस्तान को अंत आते आते तक पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ फिर से आ रहे हैं और तीसरी बार सरकार बन रही है। तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए पीओके से ये कह दिया कि पीओके तो विदेश का ही हिस्सा है, यानी कि भारत का हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है। ये आपने भी अभी स्वीकार किया, क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी ये बात स्वीकारते हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान की बौखलाहट की और पाकिस्तान की बीच बीच में ये कहने की हमने चूड़ियां नहीं पहनी, तो 1998 पर चलती हूँ। आपको याद होगा हमने जब 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए उस समय सो पंजाब के लोग अवेयर लोग ने, चेतन लोग ने, ये जिहड़ा वोटर कार्ड है ये सानू शहीदां ने अपना खून दियां कुर्बानियां दे के लैके दिता, सो इनू इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैं तुहाडे जरिए सारे पंजाबियों नू बेनती करूँगा कि कोई गल नहीं, एक दिन गर्मी झल लांगे, पर यह गर्मी जिहड़ी एक दिन दी ये तुहाडे बच्चों का भविख जिहड़ा है उन्होंने बदल सकती है, क्योंकि फिर बाद 5 साल गाना कढ़ने का कोई फायदा नहीं कि आ सरकार। जी रूबी जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उस समय पर 1998 में, तभी पाकिस्तान बौखला गया था। और अगर हम आज की बात करें तो हमने 4 से 5 देशों के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें ये बात दर्शाता है कि आज हमारे देश के अंदर हम इंटरमीडिएट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश में बना, हम इतने ज्यादा सशक्त हो चुके हैं कि दूसरे देश को आज हमारा लोहा मानना पड़ रहा है। तो हम मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं, हम जो है देश के अंदर जो हम काम करते हैं, विकास करते हैं, उसके ऊपर हमने अपने जो मुद्दे हैं वो देश के सामने रखे हैं।
तो इसीलिए आज हम फिर से कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आ रही है। तो इसी वजह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बौखलाकर मीडिया पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जबकि हम अगर किसी राज्य में कभी हारे हैं तो भी हमने हार स्वीकार की है और हमने मीडिया का भी सामना किया। जो एग्जिट पोल आए हैं उनका पूर्णतया हमने सम्मान किया है। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर हर एक राजनीतिक दल को कम से कम मीडिया पर क्वेश्चन मार्क ना करते हुए एग्जिट पोल का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारी हार दिखाए चाहे वो हमारी जीत दिखाए। और हमें तो बहुत गर्व है कि हम जनता के बीच जमीन तक पहुंचे हैं। इसलिए जिन राज्यों में हमें लगता था, जिस राज्य के अंदर हमें लगता था कि हमारा खाता भी नहीं खुला था, हमारा उसमें खाता खुलने जा रहा है। हमारा जो वोट शेयर है उसकी परसेंटेज में हमारा इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद आपको किस राज्य से है रूबी जी? देश के लगभग हर राज्य में ही हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है और हमारी सीटें बहुत ज्यादा अच्छी मजबूती से बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, कोई भी हो, हम साउथ में भी मजबूती से उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह से हम नॉर्थ में बहुत मजबूती से हैं। तो देश को जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक कार्यशैली है, उनकी जो विकास करने का देश का तरीका है, वो बहुत पसंद आ रहा है। इसलिए बार बार लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अगले 25 वर्षों का एजेंडा तैयार कर लिया है, जो भारत ठीक है, उसके आधार पर यह चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उसके आधार पर चुनाव लड़ी।